भाई शायद जुड़े नहीं हैं, मुझे लगता है, नाम मैं तलाश कर रही थी। तो 10 मिनट में मैं कुछ बोलना ज़रूर चाहूँगी। शुरुआत तो मैं दुष्यंत जी के 2 शब्दों से ही करना चाहूँगी कि सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तो तेरे सीने में ही सही, लेकिन ये आग लगनी चाहिए। तो इसका मकसद था। अभी जो मेरी बड़ी बहन पूनम जी ने जो कहा, वाक़ई में बहुत सही बात कही और उस बात को हमको आगे लेके चलना चाहिए। मैं बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ उनका। जब तक हम महामानव की चर्चा, जब तक महामानव की बातें हम एक-दूसरे से नहीं बताएँगे, हमारा कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी चीज़ को आगे रखते हुए अपना स्थान पर चेंज कर रही हूँ। एक मिनट में थोड़ा-सा वो जी, पुनः 10 मिनट देने के लिए पुनः बहुत-बहुत साधुवाद। जिस तरह पूनम बोध जी ने बातों को रखा है कि सबसे पहली जो कड़ी होती है, जो सबसे पहली कड़ी होती है वो महिलाएं ही होती है, क्योंकि घर में अंधविश्वास हो, शिक्षा हो या अच्छे संस्कार हो, उसको लाने का जो सबसे बड़ा जिम्मा होता है वो महिलाओं के हाथ में होता है। जैसे हम सुनते हैं कि महिलाएं जो होती है, प्रथम पाठशाला, बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है और हमको सिखाने के लिए हमारे जो बच्चे होते हैं, जिस तरह से हम अपने घर के संस्कार को रखेंगे, जिस तरह से हम चाल चलन करेंगे, जो चीजें हम अपनाएंगे, उसका अनुसरण हमारा बच्चा करता है। तो ये बहुत सही बात उन्होंने कहा है कि महिलाएं सबसे बड़ी अंधविश्वासी होती है। आज आप ज्यादा दूर मत जाइए, हम उस महिलाओं के लिए देखते हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं। वाकई में बाबा साहब ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था कि पढ़ी लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। हम जानते हैं कि उनको समझ में नहीं आता उन महिलाओं को। वो मंदिर में, मस्जिद में जहां भी जाती, मैं ऐसी ऐसी महिलाओं को देखी जो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, अरे बड़ी बड़ी पोस्ट में रहने के बावजूद भी हम आज हमको जल्दी जाना है घर, हमको ये करना है जल्द। जब पूछते तो बोलते नहीं, आज मेरा उपवास है, तो आज मेरा व्रत है, तो आज मुझे मंदिर जाना है। परिभाषा अगर हम पूछते हैं तो समझ में नहीं आता। मतलब वो परंपरा ढो रहे हैं, ढो रहे परंपरा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन थोड़ा सा महामानवों को पढ़ो, थोड़ा सा पीछे जाओ, कहीं और नहीं। हमने नहीं कहा कि आप सिर्फ बाबा साहब को पढ़ो, हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे कि आप सिर्फ बाबा साहब को पढ़ो। आपके समाज में भी वह मानव हुए। हम अभी लगातार, जैसे मैं उस दिन पूरी एक लिस्ट बताई थी कि हमारे समाज में इतने सारे महामानव हुए हैं, समस्त समाज में हुए। आप उन्हीं की एक पुस्तक उठा के पढ़ लो। कुछ नहीं तो महिलाओं के लिए महिलाओं ने क्या किया, आप उस पर ही बात कर लो। जैसे कि मेरी बड़ी बहन अभी बता रही थी, उस समय कोई भी सुविधा नहीं थी उन महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए। मैं वर्तमान में बहन जी को अगर लेती हूँ, जिस समय हमारी महिलाएं घूंघट डाल के बाहर बैठना मुश्किल था, उस समय हमारी बहन जी सीएम थी। उसके पहले सोचो और कैसा राज रहा होगा। आज भी यूपी में महिलाएं आंगन में बैठना मुश्किल है उनके लिए, घूंघट निकाल के बाहर निकलना होता है। उस समय हमारी बहन जी सीएम थी। तो उस समय कैसी स्थिति होगी जब माता सावित्री आई फूले शिक्षिका रही होगी। कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ा होगा उस समय जब वो वहां तक पहुंची। कीचड़, पत्थर, डबल साड़ी लेके जाना। आज हमारे पास सारी सुविधा है, कहीं निकलते तो हमारे पास गाड़ी है, सुंदर से कपड़े। इसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम महामानवों के संघर्ष को नहीं पढ़ रहे हैं। आज हमारे लिए संघर्ष भी नहीं है। हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हम किसी को बोल दें कि हमारे चार को बिठा के रखना, हमारे आने से पहले वहां लोग बैठ जाते हैं। समय बस ये होना चाहिए कि हम अपना समय निकाल के वहां तक, हम पढ़े लिखे तो हो गए हैं, शिक्षित भी हो गए, लेकिन वो शिक्षा उस काम की नहीं जब तक हम चार लोगों को और शिक्षित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर फुले जी को लेते हैं, वे शिक्षित थे, उन्होंने अपनी पत्नी माता सावित्री बाई को शिक्षित कर दिया था, हो जाता। आगे उनको बढ़ने की क्या जरूरत थी, काफी था उनके लिए। लेकिन उनको एहसास हुआ उस चीज का कि शिक्षित होना ही मायने नहीं रखता जब तक हम अपने लोगों को शिक्षा न दे, उन्हें शिक्षित न करें। शिक्षित होने से यह होगा कि कम से कम वो लोग समझना शुरू कर देंगे। हम शुरू से लेकर अंत तक जितने महामानवों को देखते हैं, जिनके संघर्ष को देखते हैं, शुरुआत से अगर हम बुद्ध को लेते हैं तो अंत तक मैं बहन जी को ले रही हूँ। इस बीच में हम जिन जिन को जानते, जिन जिन महामानवों को चाहते, हर किसी के जीवन में संघर्ष हुआ और वो अकेला ही चला था। अकेला ही चला था। हमने अक्सर शेरो शायर में पूछते थे, मैं तो अकेला ही चला था। कारवां बढ़ता गया
और लोग साथ देते गए और कारवां बनता गया। ये बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति अकेला चला है। आप चाहे बाबा साहब को देखो, बुद्ध को देखो, रविदास को देखो, घासदास को देखो, यहाँ तक कि सावित्रीबाई फूले को देखो, फातिमा जी को देखो, जिनको हम देख रहे हैं, उन्होंने शुरुआत अकेले ही की थी। आज वर्तमान में अपने बड़े भाई धम्म प्रकाश भारतीयों को भी देखो, उनके दिमाग में भी ये सोच आई होगी ना कि हमें ऐसा करना है। आज उनका कारवा इतना पूरा भारत भर में उनका कारवा चल रहा है। तो ये सोच आनी बहुत जरूरी है। सोच तब आएगी जब आप उन संघर्ष को पढ़ोगे महामानवों के। जब तक महामानवों के संघर्ष को नहीं पढ़ोगे, आपके दिमाग में ये सोच नहीं आएगी कि मुझे करना क्या है। वरना फिर बाबा साहब ने कहा ही है, जिंदा रहना, खाना खाना, सोना, उठना, यही तुम्हारी जिंदगी है। तो कल मरने के बजाय तुम आज ही मर जाओ। क्या मतलब जिंदा रहने का? जो जिंदगी तुम्हारे किसी और के काम आ ही नहीं सकती, वैसे व्यक्ति को जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं हो। कल मरने का आज मर जाओ। तो इतनी सारी कटाक्ष में भी बाबा साहब ने बातें करके गई है, बहुत सारी बातें करके गई। तो जरूरी है हम उन महामानवों के संघर्ष को देखो। वर्तमान में हम ज्यादा दूर नहीं जाते, मान्यवर जी को हम देखते हैं, कैसा संघर्ष रहा उनका। उतने बड़े वैज्ञानिक, सिर्फ एक पुस्तक से उनका पूरा सारा जीवन परिवर्तन हो गया। जब वो घर से निकले, उतने बड़े महामानव, वो जब घर से निकलते हैं तो उनके पास जो स्थिति रहती है, पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, चप्पलों में कई जगह ऐसी छेद हो जाते हैं, टूटी चप्पलों से चलते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि चप्पल टूट जाती है, वो खाली पैर चले हैं। किनके लिए चले हैं? उनके आसपास तो कुछ भी नहीं था, ना बीबी, ना बच्चा, ना परिवार। वो तो संकल्प लिए थे, संकल्पित व्यक्ति थे। ना बैंक बैलेंस रहेगा, ना मेरा परिवार रहेगा, जो बहुजन है वही मेरा परिवार रहेगा। उनको क्या पड़ी थी हमारे लिए इतना मरने की? जहां तहां उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया। साइकिल से घूमना, आज हमारे पास गाड़ी मोटर सब चीज है, पैसे है, कौड़ी है, व्यवस्था है, पढ़े लिखे है, बोलने की शक्ति है, लोग हमारी सुनते हैं। इसके बावजूद भी हम पीछे क्यों है? हमको अपना आकलन करना पड़ेगा। और महिलाएं जितनी आगे आएगी, उतना ज्यादा हमारा प्रचार प्रसार होगा। कारण क्या है कि महिलाएं किचन तक जाके वो महिलाओं को शिक्षित कर सकती है, ये राइट उनके पास है। एक बार का पुरुष बाहर का दरवाजा खटखटाएगा, रुक जाएगा, लेकिन महिलाओं में वो राइट है कि वो अंदर तक जाएगी कि क्या सब्जी बना रहे हो बहन जी, आप उनके सब्जी बनाते, मैं तो हेल्प करके दो चार शब्द बोल दो। हम करते हैं ऐसा? नहीं लगती हमको शर्म? हमको मालूम है कि आज भी मेरा देश पिछड़ा है, आज भी मेरी बहनें पिछड़ी है। कारण वो है व्यवस्था है ऐसे संस्कार में। क्योंकि अगर वो एक बहू है घर की, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी वो बहू होना ही होता है। फिर वो अगर माँ बन गई तो फिर माँ की वो रविता बौद्ध जी, आपका माइक बंद हो गया है। रविता बौद्ध जी, आपका माइक बंद हो गया है, माइक ओपन कर लो। माइक ऑन है सर, माइक ऑन है। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी। जी जी जी, अच्छा, अब आने ओके ओके, आ रही है जी। आ रही आवाज, आ रही। जी थैंक यू सर। जहां बातें पढ़ी लिखी से आके हम अनपढ़ की ओर आते हैं, अनपढ़ की ओर आते तो हमने रमाई को कभी पढ़ी लिखी होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला उनको। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी शादी, उनका संघर्ष आप देखिए। अक्सर ये जो दो उदाहरण है, माता रमाई और माता सावित्री आई के, शिक्षा के लिए माता सावित्री आई ने जो सहा, वो आज हमारे लिए कल्पनाओं से दूर है।
और बाबा साहब को शिक्षित करने के लिए माता रमाई ने जो संघर्ष किया वो हमारी कल्पनाओं से कोसों दूर है। हम सोच के भी वो नहीं कर सकते। आज हमारा पति सिर्फ अगर टीचर है, सिर्फ टीचर है, तो वो उसकी पत्नी के सपने बड़े हो जाते। अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी क्यों, ये कंपटीशन हमारी महिलाओं में होता है। उसके पास इसका सोना चांदी क्यों, मतलब वो पति से सिर्फ झगड़ती इस चीज के लिए है कि तुम नौकरी कर रहे हो तो मेरे लिए क्या लाए हो। आप सोचो उस रमाई को जिसका पति बैरिस्टर था, अपने बच्चों के इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं था। वो सिर्फ बच्चों का भरण पोषण नहीं करती थी, अपने परिवार की देखरेख नहीं करती थी, बल्कि विदेश में जब उनके पति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, गोबर के कंडे उपले बना के उस पैसे को वहां तक भेजती थी। हम उम्मीद करते कि मेरा पति वहां तो मेरे लिए पैसा भेजे ताकि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी। इन महिलाओं के जीवन को पढ़ना होगा। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखें ही नहीं, हमारा मन, हमारा दिल रोने लगता है कि वो कैसा संघर्ष रहा होगा। जिस समय वो महिलाएं अपने परिवार बच्चों को पालते पालते अपने पति के लिए भी पैसे भेजती थी। ये कितना बड़ा संघर्ष है, उसको सीखना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा, महामानवों की सारी गाथाओं को पढ़ना पड़ेगा। उनके संघर्ष को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, वो चीजें हमारे में नहीं आएगी संघर्ष करने की। हम हर उस संघर्ष हर मानव को देखो, आपने छत्तीसगढ़ में जितने पैदा हुए, जितने भी महामानव पैदा हुए, यूपी में हुए, बिहार में हुए, हर जगह हुए, जिनको हम कंटिन्यू सफरनामा में देखते हैं, आप उनके संघर्षों से ही हम कुछ सीख पा रहे हैं। जब तक कोई संघर्ष नहीं होगा तब तक आगे कोई नहीं बढ़ेगा, ना ही ये परिवर्तन की कोई कड़ी सामने आएगी। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो बीच बीच में आकर, मैं सब चीज का सार, एक सब चीज का सिर्फ बाबा साहब को लेती हूँ मैं। उस समय भी सारी चीजें थी लेकिन नहीं कर पाए। कारण क्या था? अधिकार नहीं था हमको। उस समय भी अक्ल थी, सोच थी, सपने थे, सब चीज था, पर हमको वो अधिकार ही नहीं था जिसके कारण हम वहां तक आगे बढ़ पाते। हर किसी ने कोशिश की, जितने महामानव हुए हर किसी ने अपने स्तर पे कोशिश की, लेकिन अधिकार न होने की वजह से और उस अधिकार को पंजीकृत नहीं होने की वजह से, जैसे आज संविधान में यह अधिकार है, कोई हमको उफ कर दे, कोई हमको गाली दे दे, कोई हमारे समाज का नाम ले ले, कोई हमारी जाति के नाम से बोल दे, एट्रोसिटी एक्ट लगा के उसको अंदर कर देते। क्यों? क्योंकि हमको राइट है और यही डर है कि आज वो हमको कोई बोल नहीं सकता। उस समय भी ये सारी चीजें होती, बातें कुछ और होती। बस आपने हम महामानव को, ये नहीं कि महिलाओं को दिया, पुरुष को दिया, इस जाति को वो समस्त महामानव के कल्याण के लिए, सिर्फ भारत नहीं विश्व के समस्त महामानव के कल्याण के लिए जो बातें कही है। जैसे मेरी बहन ने अभी कहा था हिंदू कोड बिल, क्या सिर्फ SC ST OBC की महिलाओं के लिए था हिंदू कोड बिल? आज जो मनुवादी महिलाएं जो बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठी है, जो नाम लेना पसंद नहीं करती, जिनकी बदौलत आज वो गद्दी में बैठी है, वो उनका नाम नहीं लेना चाहती। सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उनको कि आज जिस गद्दी में बैठी वो किसकी बदौलत है। और वो जो नहीं पढ़ सकते तो उनके पास जाके हम जैसे लोगों को बताना पड़ेगा कि जिनके नाम को लेने के लिए तुम कतरा रहे हो, आज उनकी बदौलत है कि तुमको वो मिलता है। वो कितना अच्छा उदाहरण उस दिन का था, मेरी बहन जो दे रही थी, जो महिलाओं को मैटरनिटी जो लीव मिलती है, उस चीज का एहसास बाबा साहब ने किया था, वो कितनी बड़ी बात थी। आज का एक कोई टीचर भी होगा ना, वो टीचर भी होगा तो उस एहसास को करने के लिए वो गड्ढे में नहीं उतरेगा। उस समय बाबा साहब कानून मंत्री थे, कितनी बड़ी बात थी। वो उस सुरंग में जाने के लिए जो बना रहता है, एक पिंजरा जैसा, एक छोटा सा, जिसमें उतर के महिलाएं अंदर जाती है। जैसे जैसे अंदर जाती है ऑक्सीजन की कमी होती है, और एक प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ऑक्सीजन की जहाँ कमी हो गई, वहां वो स्थिति क्या थी, उस चीज का एहसास करने के लिए उतने बड़े कानून मंत्री गड्ढे में जाते हैं। आज किसी की औकात है कि वो अंदर तक जाए उस एहसास को करने के लिए? आज महिलाएं मैटरनिटी लीव लेके अपने बच्चे के साथ ऐसो आराम करती है। पलट के कभी देखा उनको ये छुट्टी क्यों मिली? कितना संघर्ष करना पड़ा लोगों को इस चीज के लिए। खासकर बाबा साहब को वो एहसास करना पड़ा कि यस, यहाँ पे क्या हो सकता है और महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए यहाँ तक कि बाबा साहब को इस्तीफा तक से देखने लगे। महिलाएं आज भी नहीं समझ पा रही, आज भी भीड़ है वही भेड़ चाल में, मंदिर मस्जिद पूजा पाठ, ये सारी चीजें। ये कब तक ऐसा चलेगा? महिलाओं के साथ साथ हमारे पुरुषों को भी आगे आना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं तो अपने घर की महिलाओं को सुधारना जरूरी है, बहुत जरूरी है। किस चीज का? अरे पुरुष तो एकदम तैयार होके बैठ जाते, अरे आज मेरी महिला मेरी पूजा करेगी, आज मेरे लिए करवा चौथ है, बड़ा जश्न का दिन होता है। ठीक है, तुम्हारे घर की महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तुम अगर पढ़े लिखे हो तो उस चीज को बंद कराओ कि ये कैसी पूजा पाठ है, काहे का करवा चौथ है, काहे का वो चौथ है। कभी तुम चांद को मामा तो कभी पति बना लेते हो, ये कैसी मूर्खता है?
तो ये सारी चीजों को हमारे पुरुष को भी सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, हम महिलाओं को बोलते, लेकिन महिलाएं हो गई है, तैयार हो गई है महिलाएं, अब पुरुष को भी तैयार होना पड़ेगा। तो इस तरह के महामानव को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, और आपने मुझे 10 मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद बहन रविता बोस जी, आपने काफी ओजस्वी बातों से हमारा जो सब बहुजन सफरनामा है जिसमें हमारी नारी शक्ति भी जुड़ी हुई है, तो उनको काफी इस बात का एहसास हुआ होगा कि हमें भी हमारे महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, उनकी जीवनी को समझना चाहिए, और उनको जो संघर्ष है, उनकी जो संघर्ष की यात्रा है, उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज की जो अध्यक्षता कर रही हैं हमारी बहन उपासिका निरंजना बोधपेपर मैम, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज के अध्यक्षीय उद्बोधन आप रखें। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय मैम। समस्त महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संस्था के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी और आचार्य इंजीनियर किशोर जी, साथ ही मेरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सदस्य गण को, सभी परिवार के सदस्यों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के वक्ता गण में हमारी ताई उपासिका उषा ताई नागपुर से और उपासिका पूनम बौद्ध जी गाजियाबाद से, संचालन कर रहे हैं एडवोकेट तजिंदर कुमार और मुकेश साहब। आप सबको सादर मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। विषय आज का है बहुजन सफरनामा के वर्तमान की संघर्ष यात्रा, वर्तमान नायक की संघर्ष यात्रा। जैसे मेरी बहनों ने उषा ताई और पूनम दीदी ने विस्तार से जानकारी दी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा था और बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मेरे बहनों ने कितने ओजस्व तरीके से अपनी बात को रखे। और इस सफरनामे की कुछ चर्चाएं मैं आज आप लोगों के साथ आगे बढ़ाती हूँ। सर, आवाज आ रही है मुकेश जी? आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज जी क्लियर आवाज आ रही है। ओके। अब देखा जाए तो बहुजन सफरनामा एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें मेरे समस्त महापुरुषों की चर्चा मेरे दोनों बहनों ने विस्तार से बारी बारी से महापुरुष और मेरी महान माताएं उनकी चर्चाएं किया है। आज हम जो वर्तमान में जो महानायक है, आज उनकी चर्चा मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। बाबा साहेब का जो कारवा था और मेरे समस्त महापुरुषों का जो कारवा था, जो आगे चलते चलते एक दिशा पर आके रुका और उस कारवे को आगे बढ़ाने का कार्य जो है मान्यवर काशीराम साहब जी ने पूरा किया। आज मैं विस्तार से उनके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि वर्तमान महानायक के रूप में वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मान्यवर काशीराम साहब का जन्म हम सभी लोग जानते हैं 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ। हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं बेसिक भी चर्चा आप लोगों के साथ मान्यवर काशीराम साहब के बारे में करना चाहती हूँ। साहब पुणे के विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को ज्वाइन किया साहब ने। इसी समय उन्होंने जातिगत भेदभाव की गहराई को समझने का प्रयास किया और कारण आप लोग जानते हैं, एक दीना बाना जो थे चपरासी का काम करते थे, उनके माध्यम से ये बात उन्हें ज्यादा समझ में आई और फिर उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ किया। 1971 में मान्यवर साहब जी ने नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज कर्मचारी संघ की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजुकेट ऐसे मूवमेंट को चलाया, जो संगठन आगे चलकर बामसेफ बना। इसका उद्देश्य सभी समुदायों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना,
किंतु यह कोई राजनीतिक या धार्मिक संस्था नहीं थी। यह तो मान्यवर साहब का समाज को एकत्र करने का एक प्रयास था। इसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाए, जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी के DS4 के नाम से जाना गया। फाइनली फिर उन्होंने 1984 में, आप सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। मान्यवर कांसीराम साहब ने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले का एक चापा जिला है, वहां से उन्होंने उस सीट से वो लड़े। वैसे देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह सफल होते हुए हमने उत्तर प्रदेश में पाया है और उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिला है। 1982 में मान्यवर साहब ने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखा। इसके माध्यम से मान्यवर साहब ने ये बताने की कोशिश की कि अपने विचारधाराओं से समझौता करने के बजाय अपने समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप में काम करना चाहिए। ऐसे समाज के चमचों को मैसेज दिया मान्यवर कांसीराम साहब ने अपनी किताब के माध्यम से, चमचा युग के माध्यम से। BSP जो बहुजन समाज पार्टी जो है, उसके गठन के बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी मेरा बनाने का पहला जो मकसद है, वो पहला जो चुनाव है वो हारने के लिए, और दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए। बड़ी बात है, क्योंकि ये सब जो मैं चर्चा आपसे कर रही हूँ, क्योंकि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो प्रेरणा लेना चाहते हैं वो इसी मिशन से लेना चाहते हैं, इसी मूवमेंट से। इसलिए आज मैं मान्यवर कांसीराम साहब के ऊपर चर्चा कर रही हूँ आपके साथ। फिर तो आगे का कारवां चलता गया और रिजल्ट हम सब लोगों ने देखा और देख रहे हैं। सिलसिला चुनावों का चलता रहा, किंतु मान्यवर साहब का स्वास्थ्य उनका साथ न दे सका और वो जिम्मेदारी पूरी तरह न निभा पाने के कारण उन्होंने एक सुदृढ़ नेता का चुनाव किया और अपनी जिम्मेदारी माननीय बहन जी को, माननीय कुमारी मायावती जी को सौंपा। 2001 में सार्वजनिक रूप से बहन कुमारी मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया मान्यवर कांसीराम साहब जी ने। अब देखिए, अभी जो मैंने चर्चा की ये मान्यवर कांसीराम साहब के जीवन पर था, किस तरीके से एक महापुरुष अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने मिशन को चलाते हैं, मूवमेंट को चलाते हैं, क्योंकि हमको जो RBM चलाना है, ये इसी से हमको सब कुछ लेना है। उनका फिर एक अंतिम मिशन था कि बौद्ध धर्म ग्रहण करना उनकी मनसा थी, उनकी इच्छा थी। सन 2002 में कांसीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बुद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी इच्छा जाहिर की। कांसीराम जी की इच्छा थी 5 करोड़ समर्थकों के साथ धर्म परिवर्तन करना, किंतु दुख की बात है कि 9 अक्टूबर 2006 को मान्यवर कांसीराम साहब हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की इच्छा अधूरी रह गई। अब मैं चर्चा करना चाहती हूँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में। जैसे बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम मान्यवर कांसीराम साहब ने पूरा किया, वैसे ही इस अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने करने का जिम्मा लिया। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने इस जिम्मेदारी को लिया और हमको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक संस्था का फ्रंट लाइन दिया। जैसे कि हमने देखा कि मान्यवर साहब ने बामसेट के माध्यम से समाज को आर्थिक सहयोग देने की कला सिखाई।
बामसेफ के माध्यम से आर्थिक सहयोग देने की कला सिखाई। ये मान्यवर कांसीराम साहब की कला है। कैसे ना कि हम हर महापुरुष की जीवनी से अपने मिशन को कैसे चलाए, क्योंकि ये मिशन उन्हीं का है और उस मिशन को हमको आगे बढ़ाना है, तो प्रेरणा तो निश्चित तौर पर हमको उन्हीं महापुरुषों से लेना होगा। तो जैसे उन्होंने आर्थिक सहयोग कैसे एकत्र करते हैं, ये बामसेफ का जो एजुटेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलाने की जो कला जो सिखाई थी, वो कोई राजनीतिक पार्टी तब नहीं थी, लेकिन एक संगठन को कैसे ऑपरेट किया जाए, संगठन को कैसा मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे आर्थिक सहयोग के लिए तैयार किया जाए, वो सब उन्होंने उसके माध्यम से सिखाई। और अंततः रिजल्ट जो था हमारे पास में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में था। ये बाई प्रोडक्ट है, रिजल्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, हम सब जानते हैं इस बात को। तो आज हम जो मान्यवर कांसीराम साहब, जो मेरे महापुरुष कबीर साहब हो गए, रविदास जी हो गए, और बहुत मेरे जितने महापुरुष है, बुद्ध हो गए, अंबेडकर हो गए, साहू हो गए, ज्योतिबा फुले, समस्त मेरे महापुरुष, उनके कार्य को लिपिबद्ध रूप से मूर्त रूप देने का काम बाबा साहेब ने किया। और उस बाबा साहेब का जो कारवा था, उसको मूर्त रूप देने का काम मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। और मान्यवर कांसीराम साहब का एक अंतिम उनका सपना था कि मैं बुद्धमय भारत बनाऊंगा। और उस बुद्धमय भारत को मेरे आदरणीय गुरु धर्म प्रकाश भारती जी ने समझने का प्रयास किया, क्योंकि उनको उनके साथ काफी समय बिताने का प्रयास किया। चलिए, किताबी तौर पर तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य, जितने जो भी आप लोग सभी लोग हैं, जैसे मेरे मुकेश भैया हो गए और मेरे और बाकी सब भाई बहन हो गए, जितने लोग हैं, हमको उनके साथ जो रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन साहब के साथ, क्योंकि साहब उनके साथ समय बिताए हैं, तो उनकी विचारधाराओं का रूप जो है हम हमारे मेरे गुरु धर्म प्रकाश भारती जी में हम देख सकते हैं, और उनके गाइडलाइन पर हम कार्य कर सकते हैं। और उन्होंने एक मैसेज दिया है अभी हमें आर्थिक सहयोग के लिए, क्योंकि किसी भी संस्था को लंबे रूप से चलाना हो या उसे जीवित रखना हो, तो आर्थिक सहयोग अत्यंत आवश्यक है। क्षमा चाहती हूँ इस प्रक्रिया के दौर पर फिर भी, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने मेरे भाई बहन हैं, सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इसके तरफ हम अपना ध्यान दें, ताकि हम जो संगठन, जो अधूरा काम हमारे महापुरुषों का है और जिसको पूरा करने का काम आरबीएम ने लिया है, तो ये आरबीएम उसको पूरा करने का प्रयास अपने स्तर पर कर रही है। मेरे सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि इस तरीके से भी हम तैयारी अपनी रखें। अंततः अब मैं सब आप लोगों से अपने शब्द मैं यहीं बंद करती हूँ और आप सब लोगों का साधुवाद करती हूँ। जितने सभी मेरे भाई बहन, मेरे आरबीएम परिवार के सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ, और अब मेरे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय बहन। आपके माध्यम से काफी अच्छी मान्यवर साहब कांसीराम जी की जीवन पर हमें जानकारी मिली, और सभी उपासक उपासिकाओं ने उसको ध्यान पूर्वक सुना भी और समझा भी। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक धम्म का संगठन नहीं है, एक जो निरंतर एक जो महापुरुषों को जो बढ़ाने का जो रथ है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कारवा है, उसको बढ़ाने के लिए हम निरंतर रात दिन प्रयासरत हैं, और नए जो हमारे साथी हैं उनसे भी हम उम्मीदें करते हैं कि वह बिल्कुल तन मन धन से आरबीएम को सहयोग करें। और जितनी भी हमारी जूम वेबिनार जो चल रही हैं, उसमें निरंतर आप जुड़ते रहें। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वह सभी निरंतर इस जूम वेबिनार में जुड़ते रहें। समय निकाल करके अवश्य आप जुड़ें, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वह हमें कहीं और नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप निरंतर वेबिनार से जुड़ते रहें। और आर्थिक सहयोग का जो मैसेज है संस्था को चलाने के लिए, ये बहुत जरूरी है। तो केंद्रीय कार्यालय का जो खाता है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अकाउंट है, सभी के पास उपलब्ध है। तो उसमें कुछ थोड़ा ही सही 100 200 500 रुपए आर्थिक सहयोग अवश्य बीच बीच में भी करते रहें।
आवश्यक नहीं कि केंद्रीय कार्यालय से सूचना प्राप्त हो तो तभी किया जाए। तो बहुत-बहुत साधुवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संस्थापक महोदय धर्म प्रकाश भारती साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वह भी आज की वेबिनार में हमारे बीच में 2 शब्द रखें और सभी को अनुग्रहित करने का कष्ट करें। माननीय भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रही सम्मान्य निरंजना विनोद पिपर जी का। उन्होंने वह काफी डिटेल में महापुरुषों के जीवन के बारे में अपनी बात को रखा। बड़े विस्तार में हमारे दिल्ली से जुड़ी सम्मानित पूनम बौद्ध जी ने भी बेबाक टिप्पणी रखी, अपनी बात को रखा और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हमारी सम्मानित उपासका रविता बौद्ध जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने भी अपनी बात को रखा और ये जो महापुरुषों का सफरनामा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा चलाने का जो प्रोग्राम है, तो इसका मतलब ही यह है कि जो हमारे संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, या जिन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को जिया है, कुर्बान किया है, बलिदान किया है, उनके बारे में हम लोग जान सके। कोशिश बहुत बड़े पैमाने पे करने की है, लेकिन अभी समाज में इतनी चेतना नहीं है या हमारे जिम्मेवार साथी उसको बहुत बड़े पैमाने पर अपने दिल पे नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम जितने लोगों तक ये चिंगारी को, चेतना को, ज्ञान को ले जाना चाहते हैं, उतने लोगों तक कभी नहीं ले जा पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, बड़े पैमाने पर भी इसको ले जाएंगे। और मैं अभी अपने सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब मौसम एकदम बढ़िया हो गया है, अच्छा हो गया है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना धूप है, ना बरसात है। तो आप 30 अप्रैल और 1 मई का जो प्रोग्राम है सांची में, उस प्रोग्राम को विशाल रूप देने के लिए, उसे बड़े पैमाने पर कामयाब करने के लिए 2 दिवसीय धम्म संगति समारोह को आप फिजिकल मीटिंगें अपने जिलों में, अपने स्टेट में, अपने मोहल्ले, बस्ती, गांवों में लगाना शुरू कर दें। ये मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है। और जैसा कि अनुरोध सेंटर ऑफिस से आप सबको किया गया है कलेक्शन का, तो उस पे भी अब आप गंभीर हो जाओ, उस पे ध्यान देना शुरू कर दो। नहीं तो फिर अप्रैल अंबेडकर जयंती का कलेक्शन होना सब जगह शुरू हो जाएगा, तो फिर लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, और फिर आप कहेंगे कि साहब समाज ने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए समय के रहते हुए हम अपनी जिम्मेवारियों को शुरू कर दें, बहुत अच्छा है। खुशी की बात है, कल हमारा जबलपुर संभाग स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब जबलपुर में रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब उसमें रहेंगे। हमारे RS रवि साहब सतना से और बहुत ही जिम्मेवार साथी लोग उसमें भाग लेंगे। तो उस एरिया के जितने साथी मेरी बात सुन रहे हों, तो वो जरूर अभी रात को ही अपने अपने लोगों से फोन करें और वहां प्रोग्राम में पहुंचने के लिए उनको निवेदन करें। ठीक इसी प्रकार से चंबल और ग्वालियर संभाग का प्रोग्राम कल ग्वालियर में रखा गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उड़ीसा से जो हमारे धम्माचार्य हैं MR प्रशांत साहब, वो मुख्य रूप से उसमें रहेंगे और मैं भी रहूंगा। ये हमारा प्रोग्राम है। 6 मार्च को विदिशा में भोपाल संभाग का प्रोग्राम रखा गया है। हमारे IT सेल के इंचार्ज मुकेश बौद्ध जी और कमलेश बौद्ध जी के माध्यम से। तो उस प्रोग्रामों में भी
आप उस एरिया के जो साथी हैं वो तैयारी करें। और बड़े पैमाने पर प्रोग्राम लगे हैं। अब हमारा 15 मार्च को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रोग्राम है, जिसमें हमारे MR प्रशांत साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव महेश्वर सांदा साहब, हमारे उड़ीसा प्रदेश के संयोजक माननीय नेपालेश्वर टांडी साहब, ये सब लोग उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। तो ये हमारा उड़ीसा में पहली बार प्रोग्राम होने के लिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जा रहा है। और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी हमारा प्रोग्राम है 27 मार्च को कलकत्ता में। तो उसमें मैं खुद रहूंगा और वहां पर भी साथी जी जान से लगे हैं क्या पश्चिम बंगाल में मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मिशन की बात को आगे बढ़ाने के लिए। और 3 अप्रैल को फिर दोबारा से प्रोग्राम रहेगा भुवनेश्वर में। तो उसमें मैं कलकत्ता से वहां पहुंचूंगा, तो मैं भी उसमें शामिल रहूंगा। तो इसी प्रकार से हमारे जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं या हमारे राष्ट्रीय कमेटी में पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रदेश के संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं, या जो भी जिम्मेवार साथी यहाँ हैं, तो वो फिजिकली मीटिंगें सांची के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए और जो जिम्मेवारी आप लोगों पर दी गई है उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आप लोग अब युद्ध स्तर पर आप निकलें अपने घरों से, युद्ध स्तर पर इसको कार्रवाई को आप अपने ऊपर लें। और बहुत जल्दी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है अपने साथियों के जोश को देखकर, अपने साथियों की लगन को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग अपने महापुरुषों के सपनों को बहुत जल्दी भारत में पूरा करेंगे। हमें कामयाबी मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी। ऐसे निश्चित संकल्प के साथ, निश्चित इरादे के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। ये कहकर मैं पुनः आज जितने साथी भी जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद साहब। सभी उपासक उपासिकाओं को हमारे जो फिजिकल प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी हमको प्राप्त हुई है। तो 27 तारीख के कल के जो कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों में सभी हमारे आसपास के जो मध्य प्रदेश के साथी हैं वह अवश्य पहुंचें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी अपील के साथ आज की इस वेबिनार का समापन करने के लिए हम सामूहिक सभ्य सत्ता के लिए तैयार रहें और अपने अपने सभी माइक ओपन कर सकते हैं, परमिशन दे दी गई है। अब हम सामूहिक सभ्य सत्ता कर आज के इस वेबिनार का समापन करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चक्रे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् महागमाः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चक्रे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमहागमाः। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चक्रे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमहागमाः। साधु साधु धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।